डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय को समझने के बाद बारी है चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने की। चैप्टर नंबर 1 आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, और ओवरऑल हमारा ये वीडियो चल रहा है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 2 यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में, उपयोगिता के बारे में, मांग के प्रकार, मांग रोज मांग, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे भी ज्यादा जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को इत्मीनान से, धीरे से और सही तरीके से समझना जरूरी है। देखिए, जब हम उपभोक्ता के व्यवहार की बात करते हैं तो ये समझोगा, उपभोक्ता व्यवहार का मतलब होता है उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करता है, और उपभोग इस प्रकार से करता है ताकि वो जितना पैसा खर्च कर रहा है बदले में उसको मिलने वाली संतुष्टि का स्तर वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वो उसके लिए व्यय करता है, खर्च करता है, जिसे मांग कहते हैं। इन सब चीजों की उसके पीछे कौन सा रीजन है, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है, उपयोगिता जो प्राप्त होती है उसका सिद्धांत क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के हमें पढ़ना है उपयोगिता के बारे में, जहां पर उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता व्यवहार क्या है, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोगिता का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं और उपयोगिता की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो स्टेप टू स्टेप हर एक पॉइंट को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। हु इज आ कंज्यूमर। उपभोक्ता का सीधा मतलब होता है, उपभोक्ता वर्ड के मतलब की बात करते हैं, उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोग करने वाला। अर्थशास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति जो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर किसी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता, भोक्ता मतलब उपभोग करने वाला। ठीक है, अब ध्यान में ये रखना है कि उपभोक्ता जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर, वो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जैसे परिवार, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सरकार हो सकती है, इवन प्रोड्यूसर भी एक उपभोक्ता होता है, क्योंकि उन सभी को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करता है। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है ताकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, उसे हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। बाकी आपके सामने डिटेल से लिखा हुआ है कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि को पूरा करता है। यहाँ पर उपभोक्ता शब्द एक व्यापार शब्द है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति आ सकता है, व्यक्तियों का समूह आ सकता है, परिवार आ सकता है, संस्था आ सकती है। मतलब जो भी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवा का उपभोग करता है ना, उसे हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर है ना। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं, अब उपभोक्ता का व्यवहार, हमें पता चल गया कि हम आप सब लोग उपभोक्ता की, हम सबकी अपनी अपनी आवश्यकता होती है, और हम सब लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से किसी वस्तु का, किसी सेवा का प्रयोग जरूर करते हैं। जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो भी क्रिया हम करते हैं, मतलब उपभोक्ता व्यवहार का मतलब होता है उस प्रक्रिया से, एक प्रोसेस होता है जहां पर उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होता है। क्योंकि हर एक उपभोक्ता, क्योंकि उसके पास जो उपभोग के साधन होते हैं, यानी कि उसके पास जो पैसे होते हैं वो कैसे है, सीमित। तो सीमित पैसों से, सीमित साधनों से हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो एक उपभोक्ता हमेशा ये सोचता है कि जितने भी उसके पास सीमित संसाधन है उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाए ताकि अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे मार्केट में हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, हम सोचते हैं कि कपड़ा ऐसा हो जिसका यूज करने के बाद, प्रयोग करने के बाद या घर में भी पहन सके, पार्टी भी पहन सके, मतलब मल्टीपर्पज यूज हो सके। तभी तो फायदा हो। ये नहीं कि पार्टी वेयर खरीद के केवल पार्टी पहने फिर पहन नहीं पाए तो पैसा वेस्ट। तो उपभोक्ता हमेशा यही चाहता है, किसी वस्तु को कम से कम कीमत पर हम अधिक से अधिक उपयोग में ला सके। इसी को उपभोक्ता व्यवहार के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है उपभोक्ता संतुलन। देखिए, मैंने अभी क्या कहा,
उपभोक्ता हमेशा यही सोचता है कि किसी भी चीज को जब वो खरीदने जाए तो उसके लिए उसको कम से कम खर्च करना पड़े, लेकिन बदले में ज्यादा से ज्यादा सामान मिले और उससे ज्यादा उसको संतुष्टि मिले। यही चाहते हैं, हम लोग को सामान खरीदने जाए, भाई कितने का, इतने का, थोड़ा सा कम कर लो। हम कोशिश करते हैं उसके लिए कम से कम पेमेंट करें। तो एक उपभोक्ता संतुलन की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उपभोक्ता जितना खर्च करता है और खर्च करने के बदले में उसे जितना ज्यादा जितना ज्यादा उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसी को उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। अरे हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 200 रुपए का एक मूवी टिकट लिया, मूवी देखने अंदर गए बाहुबली, अरे क्या भैया क्या मजेदार मूवी है, मजा यार, वैसे वसूल हो गए। अगर आपके मुंह से निकलता है ना कि पैसे वसूल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आप संतुलित है। आपने जितना पैसा खर्च किया बदले में आपको उससे ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हुई, तो इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन है। वास्तव में उपभोक्ता संतुलन एक दिमाग की उपज है। वही मूवी आपको पसंद आई, उसी टाइम हो सकता है किसी दूसरे को पसंद ना आई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पा खाने जाते हैं, ये दो लोग उसमें, भैया जरा गोलगप्पा, अरे क्या मजा है, दूसरा कहता है नहीं बेकार बनाया। इसका मतलब वस्तु वही, व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता भी बदल जाती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है सीमित आवश्यकता तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। मतलब किसी भी वस्तु के लिए वो जितना खर्च करेगा बदले में अगर उससे ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसे उपभोक्ता संतुलन। प्रोफेसर सैमुअलसन ने इसी को एक्सप्लेन किया है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। क्योंकि उसकी जो आय है, अपने आय को बाजार की कीमत के अनुसार क्या करेगा, खर्च करेगा, व्यय करेगा, और व्यय करने के बाद उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अगर संतुष्टि ज्यादा प्राप्त हो रहा है मतलब संतुलन है, अदरवाइज नहीं है। अब इन सभी के बीच में संतुष्टि तभी हो सकती है जब वो वस्तु जो उसका उपयोग है उसके लिए वो उपयोगी साबित हो। क्योंकि जिस वस्तु का प्रयोग हम करने वाले हैं अगर वो हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होगा तो बेकार है ना, संतुष्टि मिलेगा ही नहीं। हम एक पेन खरीद रहे हैं, मार्केट में कहा कि आपने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त जाओ मेरे लिए पेन खरीद के लेके आओ, ठीक है, और आपके पेन, आपका दोस्त भी दिया पेन खरीद के ले आया, लेकिन आपके बदले में कौन सा पेन खरीद के लेके आया, लाल पेन खरीद के लेके आया। क्या लिखो, क्या ये लाल पैसे उसने खर्च कर दिया, पेन भी लेके आया, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कौन सा पेन लेके आया, लाल पेन लेके आया। क्या ये लाल पेन आपके लिए यूजफुल है, नहीं है। तो यहीं पर बात आती है किसी भी वस्तु का उपयोगी होना, और यहाँ पर उपयोगी होने से वर्ड निकलता है उपयोगिता। उपयोगिता को दूसरे वर्ड में तुष्टिगुण भी कहा जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। क्या है, किसी वस्तु की उपयोगिता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की तुष्टिगुण का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की ऐसी क्षमता जो उपयोग करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि कर दे तो उसे उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेन तो पेन है, ये लाल पेन है, कोई ना कोई तो यूज करता होगा, लेकिन इस लाल पेन से आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है, इस लाल पेन का प्रयोग आपके लिए नहीं है, मतलब लाल पेन आपकी उपयोगिता की संतुष्टि नहीं कर रहा है, तो लाल पेन में उपयोगिता नहीं है। वही रेड पेन अगर मेरे पास आ जाए, एक टीचर के पास आ जाए तो उसके लिए उपयोगी होगी। मतलब वस्तु की शक्ति अगर उससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं, तुष्टिगुण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दैट इज किसी वस्तु या सेवा में निहित शक्ति या क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो उसे उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक ही वस्तु रेड पेन है, आपके लिए उसका कोई काम नहीं है, मेरे लिए काम है, मतलब वस्तु वही, वस्तु में अंतर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के अनुसार वस्तु की उपयोगिता बदलती चली जाती है। ऐसे में इसकी कुछ प्रमुख है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता मन से होती है।
मैंने अभी एग्जांपल दिया, सेम गोलगप्पा दो दोस्त खाने जा रहे हैं, एक को अच्छा लग रहा है, एक को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मन से है, किसी का मन संतुष्ट हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। इसलिए उपयोगिता की अवधारणा मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, और मन क्या कह रहा है किसी को हम बता नहीं सकते। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, जैसे कि मैंने भी कहा पेन, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता बदलती चली जाती है। आप ब्लू पेन खरीद लो, वही ब्लू पेन किसी रिक्शा चालक को दे दो, टुकटुक वाले को दे दो, उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई काम नहीं है पेन का उस टाइम, तो पेन बेकार है। वही पेन आपके लिए काम है क्योंकि आपको उससे लिखना है, वस्तु वही है, वस्तु में अंतर नहीं हुआ, लेकिन एक के लिए उपयोगी है और एक के लिए नहीं है। हमेशा वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति के अनुसार होती है, व्यक्ति के अनुसार बदलती चली जाती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक मतलब उपयोगिता हमेशा स्थान के अनुसार, उपयोगिता हमेशा मौसम के अनुसार, उपयोगिता हमेशा रुचि के अनुसार बदलता रहता है। जैसा मौसम वैसे वस्तु की उपयोगिता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का मौसम है, हम ये टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, क्या ठंडी के मौसम में इस टी शर्ट का मतलब होगा? नहीं, इस समय हमें गर्म कपड़े पहनने होंगे, ठीक ना, स्वेटर पहनना होगा, जैकेट पहनना होगा, तो वस्तु की उपयोगिता बदल गई। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है। वस्तु की उपयोगिता जैसे ही हो, नैतिक प्रभाव मतलब चोरी करके कोई वस्तु लेके आ रहा है, डकैती कर रहा है, घूस खा रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर वो कर रहा है, नैतिकता का और उपयोगिता का कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट वन है उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि। उपयोगिता का मतलब एक अनुमान है, ये अनुमानतः बताया जाता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी है। हो सकता है सामने वाला कहे उसके लिए फायदा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ऐसे बताने के नहीं बेकार है, हो सकता है ना, ये अनुमानित धारणा होता है। और इसको हम रियली में उपयोगिता किसको कितनी मिल रही है माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसको मापने के लिए अब बात होती है कि क्या उपयोगिता को माप सकते हैं? उपयोगिता का मापक, क्या उपयोगिता को माप सकते हैं? तो जवाब बेसिकली होता है नहीं। लेकिन उपयोगिता के बारे में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आया, दो कॉन्सेप्ट बेसिकली इसके बारे में डेवलप हुआ। पहला कॉन्सेप्ट था गणनावाचक सिद्धांत, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल से समझाऊंगा आपको। गणनावाचक विचारधारा, इसके अंतर्गत क्या दिया गया? उपयोगिता की अवधारणा के बारे में बताया गया। उपयोगिता की अवधारणा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उन्होंने कहा उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी कि उपयोगिता को नंबरों में 1, 2, 3, 4 आदि में हम दिखाया जा सकता है। और इस नंबर को दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मुद्रा व्यय, कि हम किसी वस्तु के उपयोग के लिए कितना मुद्रा व्यय कर सकते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट को, प्रोफेसर मार्शल के कॉन्सेप्ट को गणनावाचक विचारधारा की गणना करने योग्य बता। लेकिन वहीं पर तो इसके बाद जो दूसरी विचारधारा है जिसको कहा जाता है, नाम दिया गया क्रमवाचक, क्रमवाचक सिद्धांत या क्रमवाचक विचारधारा। इस विचारधारा को देने वाले थे प्रोफेसर एलन एवं हिक्स। एलन और हिक्स ने मार्शल के विचार को बिल्कुल आलोचना किया और कहा कि एक्चुअली में ये गलत बात है, हम उपयोगिता को माप ही नहीं सकते। किसके मन में क्या चल रहा है, किसको कितनी संतुष्टि मिल रही है, कैसे बता दोगे आप? पहली बात, मन की चीज़ों को आप नंबरों में कैसे शो करोगे? तो उन्होंने कहा किसी भी उपयोगिता को हम नंबरों में शो नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक क्रम दे सकते हैं। जैसे किसी वस्तु से हमें ज़्यादा उपयोगिता मिली, किसी वस्तु से कम मिली, किसी वस्तु से बहुत कम उपयोगिता मिली, किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा उपयोगिता, इस तरह से उपयोगिता को एक क्रम दिया जा सकता है, उसे क्रमवाचक सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, किसका? उदासीनता वक्र का। उदासीनता वक्र का, जिसके बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि उदासीनता वक्र क्या होता है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे पढ़ने की किससे? गणनावाचक विश्लेषण।
गणनावाचक विश्लेषण, जहां पर सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उपयोगिता की वेरियस अवधारणा के बारे में बताया गया था और इसको देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने कहा था कि उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। किसी वस्तु की उपयोगिता के लिए हम कितनी मुद्रा का व्यय करने के लिए तैयार है, वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार होता है। और उसी के अनुसार कहा कि उपयोगिता को हम एक नंबरों में 1 2 3 4 कार्डिनल नंबरों में हम शो कर सकते हैं। और उन्होंने ही उपयोगिता की धारणाओं को प्रस्तुत किया कि उपयोगिता की बेसिकली 2 धारणाएं हैं, एक है सीमांत उपयोगिता और दूसरा है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको MU, जबकि दूसरी तरफ है कुल उपयोगिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल यूटिलिटी और शॉर्टकट में बोलते हैं TU। अब इन दोनों के अर्थों को जानना जरूरी, क्योंकि इन दोनों के अर्थ के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ध्यान में रखना है, जब सीमांत शब्द की बात होती है, सीमांत, तो सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। क्या होना? एक अतिरिक्त। जहां पर एक अतिरिक्त का मतलब होता है कि चीज़ों में क्या लाना? परिवर्तन लाना, परिवर्तन का होना। तो सीमांत उपयोगिता ये बताता है कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वस्तु का उपयोग किया और बदले में 30 यूटिल, क्योंकि जो प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी को मापने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया वो था यूटिल। उन्होंने यूटिल नाम दिया कि जिसको नंबर शो करेंगे वो यूटिल कहलाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक वस्तु को यूज़ करेंगे तो 30 यूटिलिटी मिलेगी और उसकी जगह एक और वस्तु लेंगे, सेकेंड क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो उससे मिलेगी उपयोगिता में 25। तो एक के से जो भी अलग अतिरिक्त वस्तु का उपयोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता की प्राप्ति, जैसे पहले से मिला हमें 30, दूसरे से मिला मुझे 25, तो ये है सीमांत उपयोगिता। यूँ कहे कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है या जो कमी होती है उसी को ही सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। जब भी हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो प्रोफेसर बोल्डिंग की ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसे उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब सीमांत उपयोगिता वह माप है कि एक अतिरिक्त वस्तु का आप यूज़ कर रहे हैं, पहले आप जो भी इकाई का प्रयोग कर रहे थे, अब आपने दूसरी इकाई का प्रयोग करके दोनों को मिला के अगर 55 यूटिलिटी मिला तो दूसरे से कितना यूटिलिटी मिला आपको अलग से? 25। 30 और 55, 30 से 55 हो गया, दोनों को मिला के केवल दूसरे वाले से कितनी उपयोगिता मिली? 25। तो इसी को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और फार्मूला होता है TUN माइनस TUN। n का मतलब होता है संबंधित इकाई का प्रयोग और n-1 का मतलब होता है उससे ठीक पहले इकाई का। या फिर इसकी जगह एक और फार्मूला यूज़ किया जाता है क्योंकि ये परिवर्तन को बताता है। तो MU इक्वल टू हो जाएगा आपका MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। मतलब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई और उससे मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता, जो अतिरिक्त इकाई से अतिरिक्त उपयोगिता को हम भाग कर देंगे, जो निकल के आएगा वो होगा सीमांत उपयोगिता। इसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है, हम वस्तु का प्रयोग करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, हर एक वस्तु से पहले वाले से हमें 40 उपयोगिता मिली, दूसरे से 30, तीसरे से 20, चौथे से 10, 5वें से 0, छठे से उपयोग। क्योंकि किसी वस्तु का लगातार यूज़ करते चले जाएंगे ना। जैसे आपको पनीर खाना पसंद है, खाओ बेटा पनीर, मम्मी ने दोपहर को बना दिया, अगले दोपहर को फिर बना दिया, अगले दोपहर को फिर बना दिया, तो मम्मी लगातार पनीर पे पनीर, पनीर पे पनीर, पनीर पे पनीर बनाई जा रही है। तो आप कब तक खाओगे? एक टाइम के बाद मम्मी बस करो, कितना पनीर खिलाओगी भाई, अब तो थक गए पनीर से, अब आपका मन भर जाएगा। जब मन भरने का मतलब होता है उपयोगिता अब माइनस में, क्योंकि आप ज़्यादा पनीर खाओगे हो सकता है आपको पेट खराब हो जाए, ठीक है ना, फिर बाथरूम बार बार दौड़ना पड़े, दिक्कत है। तो उपयोगिता धीरे धीरे वस्तु की कम होती लगती है अगर किसी को भी लगातार यूज़। इसके बारे में एक सिद्धांत आया प्रोफेसर गोसेन का, जिसके बारे में मैं ठीक अगले वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता को अगर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा मूल बिंदु 0, और सीमांत उपयोगिता को यानी कि MU को यहाँ पर शो करेंगे।
तो ये माइनस में है, ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 20, यहाँ पर लेंगे समान दूरी पे 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ लिखेंगे उपभोग की इकाई को, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब सभी को सभी बिंदुओं से आपस में मिलाओ। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे 1 से 40 को। यूनिट 1 से यूटिलिटी मिली हमें कितनी, 40, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, दूसरे से कितना मिला, 30, तीसरे से 20, चौथे से 10, 5 पे से 0, छठे से -10 और 7 में से -20। ठीक है, ये हो गया। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये जो लाइन बना हमारा, ये हो गया सीमांत उपयोगिता। देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और सीमांत उपयोगिता हमेशा ऐसा ही बनता है। तो सीमांत उपयोगिता के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, कुल, टोटल, यानी कि जितने भी वस्तु उपभोग के लिए है, किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो भी उपयोगिता प्राप्त होती है, एक वस्तु की जितनी भी उपयोगिता, जितनी भी इकाई है, सभी इकाइयों का उपभोग कर लिया गया। तो सभी इकाइयों का उपभोग करने के बाद उसका जो टोटल उपयोगिता हुई उसे हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। और कुल उपयोगिता की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, अलग अलग इकाइयों से जो भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उनका टोटल ही कुल उपयोगिता होता है। और ऐसे में कुल उपयोगिता की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है TU = समेशन MU। MU समेशन का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल मतलब जो भी सीमांत उपयोगिता होता है, उन सीमांत उपयोगिता का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ आपके लिए कि पहले वाला, पहले वस्तु का उपयोग किया, उपयोगिता मिली 40, दूसरे से मिली 30, तीसरे से मिली 20। तो पहले से एक ही वस्तु है यहाँ पर, चलो ठीक है, हमने 40, यहाँ पर 2 है तो दोनों को जोड़ दो, कितना मिला, 70। यहाँ पर तीनों हो गया तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 90। अब यहाँ 4 है, चारों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 100। यहाँ पर 5 है, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100। -10 यानी कि 90, -20 यानी कि 70। यानी कि जितने भी वस्तु की इकाई का यूज़ करते जाएंगे, सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को जब हम जोड़ते चलेंगे आपस में, तो जो प्राप्त होगा उसी को हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। और कुल उपयोगिता को हमें शो करना है जब ग्राफ के थ्रू, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। देखिए ये हो गया मूल बिंदु, यहाँ पर 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर ले लीजिए, दैट इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये हो गया 80, 90, एक ज़्यादा ले लो आप उधर, 100। अब यहाँ पर हमें इकाइयाँ लेनी है। इकाइयाँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। यह है उपभोग की इकाइयाँ। और यहाँ बनाएंगे हम TU यानी कि टोटल यूटिलिटी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सभी इकाइयों को शो करना है। जब पहली वस्तु की इकाई का प्रयोग करने से कितनी कुल उपयोगिता मिली, 40। तो पहले वस्तु का ये हो गया और ये है 40, आपस में पॉइंट बना दो, ये वाला पॉइंट। फिर है कितना, 70। दूसरे यूनिट पे कितनी कुल उपयोगिता है, 70। फिर कितना है, देखिए 90। सभी बिंदुओं का समझाते चलिए, ये है 90। फिर कितना है, 100। फिर भी कितना है, 5 मिनट पे भी कितना है, 100। छठे पे कितना है, 90, ये वाला पॉइंट। और फिर 7वें पे कितना है, देखिए 70। 70 कहाँ पर है, ये वाला, ये वाला पॉइंट। अब ये जितने भी डॉट्स बने हैं, इन सभी डॉट्स को आपस में क्या कर दो, मिला दो। सभी डॉट को आपस में मिला देंगे तो कितना बनेगा, देखिए। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला डॉट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है,
ये हो गया पैरेलल, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे, ये हो गया TU। क्या नज़र आया कि जब तक कुल सीमांत उपयोगिता हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, हमारा कुल उपयोगिता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही कुल सीमांत उपयोगिता 0, मतलब हमारी कुल उपयोगिता बराबर होगी। जैसे ही सीमांत उपयोगिता हमारी माइनस में चली जाती है, कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। ये एक क्रम होता है, क्योंकि किसी वस्तु का लगातार यूज़ करेंगे तो सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे हमारी कम होने लगती है। ऐसे में जब इन दोनों के बीच के संबंधों की बात करते हैं कि कुल सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या डिफरेंस है, क्या है, तो डिफरेंस बताने के लिए हमें बेसिकली एक ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। ये है आपका MU और ये है TU। ठीक है, ये ग्राफ ये बताता है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, देखिए जब सीमांत उपयोगिता यहाँ से लेके यहाँ तक है, प्लस में है, उस समय हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। जब हमारा सीमांत उपयोगिता प्लस पर धनात्मक उसमें, तब ये हमारा ऊपर की ओर बढ़ती हुई नज़र आती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, मतलब सीमांत उपयोगिता जब इस पॉइंट पे आ जाती है, तब हमारा कुल उपयोगिता क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। और जैसे ही हमारा सीमांत उपयोगिता नीचे माइनस में आ जाता है, तो हमारी कुल उपयोगिता घटने लगती है। क्या होने लगती है, घटने लगती है। ये 3 बेसिक संबंध है सीमांत उपयोगिता में और कुल उपयोगिता में, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट उपयोगिता का, उपभोक्ता का, जिसके बारे में मैंने छोटे छोटे पॉइंट को एक ही वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी ज़रा सा कन्फ्यूज़न आता है, कोई डाउट होता है, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। ठीक है ना, आपकी कमेंट का इंतज़ार होगा। और इसके अलावा अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी क्लास के बारे में पता चल जाए, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। क्योंकि लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी तो केवल रिकॉर्डेड है, फिर लाइव क्लास भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कोई भी डाउट है मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ओपन दिया हुआ होता है, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तब तक के थैंक यू एंड बाय।